तो अभी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हो, तो आपको क्या लगता है मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग? तो बच्चों को पता नहीं होगा कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स होता है। अभी इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री क्या कर रहा है? हमें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सही, राइट, करेक्ट बात है। लेकिन क्या है, एक आप अगर इंजीनियर बन रहे हो ना, एक इंसान बनना पड़ेगा ना आपको पूरा। तो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से हमें कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्या? बट मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में खुद को ओवरलोड नहीं करना। सर अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लिया, आईटी फील्ड में आ गए, बट अगले 4 सालों में क्या एआई टेक ओवर करेगा? क्या हमारी जॉब चली जाएगी? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4 साल पहले भी था, 4 साल बाद भी रहेगा और आज भी है। किसी की कोई जॉब जाने वाली नहीं है, आपके स्किल सेट्स पर ही है। हाँ, एआई बढ़ेगा फॉर श्योर, ये सबको पता है। कभी भी याद रखना, आने वाला पल जाने वाला है, सिंपल सी बात है। तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. ऍक्च्युली ही व्हिडिओ एक साधारण व्हिडिओ नसणार आहे, ही एक पॉडकास्ट व्हिडिओ असणार आहे. आणि आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये गेस्ट आहेत अंकुश सर, ज्यांना आपण गणितंक सर ह्या नावाने आपण ओळखतो. या पॉडकास्टमध्ये आपण भरपूर काय काय गोष्टींवर डिस्कस करणार आहोत, जसे की रिसेंटली आपले कॅपराउंड सुरू आहेत, तर त्यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. प्लस तुम्ही पुढे ते इंजिनिअरिंग लाईफ मध्ये काय काय करणार आहात, तुमच्या इंजिनिअरिंग लाईफसाठी भरपूर काय काय ऍडवाइस तुम्हाला अंकुश सर देणार आहेत. तर खूप आपण ह्या पॉडकास्टमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. तर तुम्ही ह्या पॉडकास्टला शेवटपर्यंत नक्की बघा. मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की हा पॉडकास्ट बघितल्यानंतर तुम्हाला भरपूर नॉलेज मिळणार आहे. सो चला आपण ह्या पॉडकास्टला सुरुवात करूया. सो हॅलो अंकुश सर, हाऊ आर यू? गुड गुड. सर, माझी ऑडियन्स सर तुम्हाला ओळखतेच, तुमच्या इंट्रोडक्शनची तर गरज नाही. बट असे काही मुलं आहेत जे तुम्हाला ओळखत नाहीत, तर त्यांच्यासाठी एक छोटंसं इंट्रोडक्शन द्या. बट त्याच्यात एक माझी एक रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या व्हिडिओमध्ये जसं मी इंट्रोडक्शन देता, तुमचे इंट्रो तुम्ही करता, तर त्या पद्धतीने तुम्ही एक इंट्रो देऊन तुमचं इंट्रोडक्शनला स्टार्ट करा. ठीक है, थैंक यू राजेश. हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग? सो वेलकम टू गणितंक. आप सबको गणितंक चैनल पता होगा. अच्छा, राजेश के चॅनल पे आया हूँ. आज मराठीमध्ये लिहिणार, मराठीमध्ये बोल गया. मराठी खूप कमी यूज करतो मी, पण चला आज थोडंफार पहिले 5-10 मिनिटं जितकं मी बोलू शकतो मराठीमध्ये. तर मुलांना तुम्हाला माहित असेल की माझं गणितंक नावाचं युट्यूब चॅनल आहे आणि बाय एज्युकेशन आय एम एन इंजिनियर. मी कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग केली आहे VIT कॉलेज पुणेचं. तिथून 4 वर्ष इंजिनिअरिंग करता करता मला असं वाटलं की टीचिंग इज व्हॉट आय एम पॅशनेट अबाउट. तर माझं करिअर मी टीचिंग मध्ये घेतलं. लास्ट 14 इयर्स आय एम टीचिंग टू IIT JEE मेन्स ऍडव्हान्स. खूप IITs मध्ये माझे स्टुडंट्स पण आहेत. आणि जेव्हा कोविड आलं त्याच्यानंतर आय गॉट अ न्यू अपॉर्च्युनिटी ऑन युट्यूब. तर मी माझं गणितंक ऍप आणि युट्यूब चॅनल गणितंक हा लास्ट 3 इयर्स पासून सक्सेसफुली रन करतोय आणि खूप सारा प्रेम, खूप सारा प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है. मराठी हिंदी असं चालत राहणार आहे, ठीक आहे? ओके, सो दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट मी. ऍक्च्युली माझे ऑडियन्स तुम्हाला पहिल्यांदाच मराठी बोलताना ऐकते आणि तुम्ही खूप छान फ्लुएंटली मराठी बोलता. नक्कीच माझ्या ऑडियन्सला तुमचं मराठी खूप आवडणार आहे. इव्हन माय ऑडियन्स म्हणजे खूप सारी ऑडियन्स आपली कॉमन पण असणार आहे. आणि मराठीमध्ये मी कमी बोलतो कारण बघा पुण्यामध्ये एज्युकेशन झालंय, तर मराठी तर यायला हवंच. म्हणजे 100% मी तुम्हाला मराठी येणारच, तुम्ही पुण्यामध्ये 5-6 वर्ष राहिले तर. पण आय एम नॉट दॅट कम्फर्टेबल इन मराठी, म्हणून मी हिंदी जास्त युज करतो. ओके, सो सर माझा एक क्वेश्चन आहे की तुम्ही ह्या एज्युकेशन सेक्टरमध्ये तुमचा गोल काय आहे? कारण की तुम्ही एवढी मेहनत करताय, सगळे स्टुडंट्स बघतायत, तुम्ही खूप मेहनत करताय, युट्यूबवर तुम्ही लेक्चर्स अपलोड करताय, एक्झामच्या आदल्या दिवशीपर्यंत तुम्ही एवढी मेहनत घेताय मुलांसाठी, लाईव्ह लेक्चर्स घेता, तर तुमचं एज्युकेशन सेक्टरमध्ये तुमचं गोल काय आहे? चला मी हिंदीमध्ये बोलणार कारण की माझे आंसर्स जास्त चांगलं वाटेल इफ आई से इन हिंदी. तो बेसिकली बात ऐसी है कि मैं खुद एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ. मतलब मेरे पेरेंट्स जो है वो शेतकरी, अमरावती इस जिला से, ठीक है? तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी थी. इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे 11th-12th में मुझे पता नहीं था कि IIT JEE नाम की कोई एग्जाम भी होती है या MSTCT नाम की एग्जाम भी होती है. 6 महीने लग गए मुझे इस बात को जानने के लिए. दिवाली पे मुझे पता चला कि यार कुछ ऐसी एग्जाम्स होती है जिसके लिए हमने प्रिपेयर करना चाहिए. तो या और फिर उसके लिए पैसे भी 1-2 लाख की वो कोचिंग होती थी. तो मैंने भी जब लगाई तो 6 महीने के बाद 1 महीना और लग गया इस बात में कि मैं इतना पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा एजुकेशन के लिए. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है. तो ये मुझे बहुत ज्यादा पुश करता है कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल. मुझे लगता है अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए. और मुझे एज अ टीचर लास्ट 13 ईयर्स से ये समझ में आ गया, आज 15th ईयर चल रहा है, 14 साल हो गए मेरे, तो मुझे समझ में आता है कि मैं एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकता हूँ और मैं वो देना चाहता हूँ एट अफोर्डेबल कॉस्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुअर है या रिच है उस कारण उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा. तो मेरा गोल यही है कि एजुकेशन शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट.
सो यही मैं गोल लेकर चल रहा हूँ। सर आप तो मतलब यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर हो, मैथमेटिक्स सर हो, थैंक यू। जो कि बहुत बच्चों को अभी तक बहुत बच्चों को हेल्प किया आपने। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये मैथमेटिक्स सिखाना स्टार्ट कब से किया, मतलब आपको ये मतलब क्या आइडिया है कि आप मैथमेटिक्स सिखाना चाहोगे? कभी भी पता नहीं चलता, आप कहते हैं ना स्टीव जॉब्स कह के गए हैं, कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो मुझे शायद कभी पता नहीं चला कि मेरे पे टीचिंग वाली क्वालिटीज है। क्लास 9th में 5 सितंबर को वो टीचर्स डे होता है, तो मैं एज ए टीचर 7th 8th को पढ़ाता था, वहां मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं टीचर बनूंगा। उसके अलावा जब मैं इंजीनियरिंग में जब आया फर्स्ट ईयर में, तो मैंने अपने क्लासमेट्स को ही, मैं सुबह सुबह मतलब शाम को जब 6 बजे कॉलेज खत्म होता था तो वहां बोर्ड पे लिख देता था कि जिसको भी आज के लेक्चर्स में डाउट है मैथमेटिक्स के, वो अगले दिन सुबह 9 बजे आओ। हमारा कॉलेज 10 बजे स्टार्ट होता था, तो 9 से 10 में पढ़ाता था उसी बोर्ड पे जहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, कि वहीं से मुझे लगा यार मुझे बहुत पसंद आ रहा है पढ़ाना। मैं अपने क्लासमेट्स को पढ़ाता था, धीरे धीरे फिर मैं अपने बाजू में एक स्कूल थी VIT की, उसमें शाम को कुछ 8 9 10 के बच्चों को एज अ ट्यूशन देता था। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि टीचिंग इज व्हाट आई रियली लाइक, टीचिंग मेरा पैशन है। मतलब यकीन नहीं करोगे, मुझे 4th ईयर में इंटर्नशिप लगी थी। पूरा दिन मैं कंपनी में काम करके आ रहा हूँ और शाम में 1 घंटा पढ़ाता था। तो पूरे दिन में वो 1 घंटे करके सोचता था कि यार शाम में क्या पढ़ाऊंगा, कैसे होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लव। सो यस, जो मुझे पसंद है वो मैंने करियर चूज कर लिया, और टीचिंग और मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही जम रहा है। मतलब आपको पहले से ही पढ़ाना अच्छा लगता था? यस, और मैथमेटिक्स भी बहुत पसंद था। तो अभी आपको पढ़ाना अच्छा लगता था, आपने बताया कि आपने आपके जो स्कूल में, अपने कॉलेज में आपने सिखाया बच्चों को। तो ये गणित अंक का चैनल ओपन करने का मतलब कैसे आइडिया है आपको? अगेन 10 साल हो गए थे, थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, क्योंकि आप सेम IIT जी को पढ़ा रहा था, चैलेंजिंग तो हर साल ही रहता है, बच्चा रैंक क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है, JEE मेंस JEE एडवांस, बट 10 साल हो गए सेम पढ़ा रहा था। तो एक टाइम पे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, 1 साल का ब्रेक लिया हमने अपनी लाइफ में। मैं बहुत घुमा, पूरे इंडिया घुमा मैं, 40-45 डेज केरला रहा, 45 डेज हिमाचल रहा, और काफी एक्सप्लोर किया। तो उस समय मुझे ऑनलाइन की अनअकैडमी में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद एक नून अकेडमी है वहां ज्वाइन किया। तो ऑनलाइन की मुझे पॉसिबिलिटी समझ में आई, और मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा जरिया है कि आप बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते हो। क्योंकि कितना भी बड़ा कोचिंग क्लास हो, ऑफलाइन में नंबर लिमिटेड होगा, और एज ए टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने ज्यादा बच्चों तक मैं पहुंच पाऊँ, जितने ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर पाऊँ, जितने ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा पाऊँ, वो खुशी अलग है। तो वो मुझे दिख रही थी कि यहाँ ऑनलाइन में वो बहुत है। तो ड्यूरिंग कोविड के दौरान यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। वही बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे वही ऑनलाइन भी देख रहे थे, क्योंकि किसी का कुछ मिस हो जाता, किसी का इंटरनेट खराब था, जो भी था, तो वो यूट्यूब पे देख रहे थे। धीरे धीरे मैंने कंसिस्टेंटली काम किया, और आई कैन से कि पिछले 3 साल में मुझे उसके फ्रूट्स मिले। अब काफी सारे बच्चे आप मुझसे कनेक्टेड है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि कहाँ से, मतलब कोई बच्चा है, यकीन नहीं करोगे, आसाम से एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ। तो एक अलग ही लेवल का प्यार है, इतना मस्त लगता है, इतना अच्छा लगता है। अपने महाराष्ट्र से तो कहाँ से फोन आते हैं, कहाँ से मैसेजेस आते हैं। तो बस ये जो पॉसिबिलिटीज थी टू रीच ईच एंड एवरीवन, ये एक्सप्लोर करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया। सो दोज हू डोंट नो कि सर को ट्रैवलिंग और ट्रेकिंग का भी बहुत शौक है। Yes. क्योंकि मैंने उनके इंस्टाग्राम का बायो देखा, मैंने उन्होंने उधर मेंशन किया है 3T करके। यस, 3T, टीचिंग, ट्रैवलिंग एंड ट्रेकिंग। तो ये सब आपकी हॉबी है? ये से 3 ही चीज मेरी लाइफ है। तो ये सब मैनेज कैसे करते हो आप? मैंने ट्रिक्स जो ज्यादा किए ना वो इंजीनियरिंग के दौरान, क्योंकि पुणे में इंजीनियरिंग हुआ है, तो पुणे के आसपास बहुत ट्रिक्स है, और हर वीकेंड को हम निकल जाते थे। तो पुणे के आसपास जितने ट्रिक्स है ना मैंने सारे किए। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ पे एक विसापुर ट्रिक गया था, वहां मुझे एक स्टूडेंट मिल गया कि सर, अरे गणित के सर, अच्छा लगता है देखकर कि बच्चे अपने को जानते हैं। लेकिन मैं ट्रिक्स अभी भी करते रहता हूँ, और मैं यूजुअली वीकडे में करता हूँ, वीकेंड बहुत पॉपुलेटेड होता है, तो वीकडे में चले गए। और ज्यादा नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, कोविड के टाइम में मैं हर वेडनेसडे को सिंहगढ़ चढ़ता था, हर वेडनेसडे, मतलब ये मैंने कम से कम 6 महीने किया है। और हर वेडनेसडे को सुबह 5:30 बजे निकलता था, 5:30 को, 9:30 को वापस ऑफिस में रहता था। तो अपना काम भी होता है, 3-4 घंटे में जाके भी हो जाता है। तो अगर आपको वही पसंद है तो आप वो टाइम निकाल लेते हो। और ट्रैवलिंग काफी की है मैंने, कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा करी है। जैसे मैंने कहा 40-45 डेज एक स्टेट में रुका हूँ, और गुजरात रुका हूँ, हिमाचल रुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट रुका हूँ, केरला रुका हूँ, बैंगलोर रुका हूँ, बहुत सारी जगहों पर रुका हूँ। मैंने देखा है, 1.5 साल मैंने ट्रैवल किया है 40-45 डेज, और बहुत अच्छे से देखा है उन चीजों को, उन जगहों को। बहुत मजा आया है, बहुत फुलफिलिंग रही है लाइफ। सो मैथ्स के क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ ट्रेकिंग के रिलेटेड कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप सर को पूछ सकते हो, क्योंकि वो तो उन्होंने सब एक्सपीरियंस किया है ट्रेकिंग और ट्रैवलिंग करके। अभी जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि आप VIT पुणे से आप पास आउट हुए, तो VIT पुणे का कुछ एक्सपीरियंस आपका कुछ? यार देखिए, VIT पुणे का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने फिर कहा कि मैं बहुत ही छोटे गांव से, दरियापुर नाम का गांव है अमरावती जिला में, कुछ पता नहीं था, 12th तक कुछ पता नहीं था कि क्या होता है लाइफ में।
तो मुझे लगता है मेरे कॉलेज ने ना मुझे ये बताया, इतने सारे अलग अलग दोस्तों से मिलाया, इतने सारे अलग अलग लोगों से मिलाया, वो बताया कि कितनी पॉसिबिलिटीज है लाइफ में। मेरा एक फ्रेंड जो मेरा रूममेट रहा है वो एशियाज टॉप 30 अंडर 30 रहा है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ दावोस गया था स्विट्जरलैंड में, मेरा रूममेट था वो, मतलब 5 साल हम रूममेट थे। तो मुझे कितना कुछ जानने मिला कि यार वो बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है लाइफ में, जो शायद मुझे कभी नहीं मिलता। तो वीआईटी नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, कोई भी कॉलेज पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का एक अड्डा है, एक जरिया है कि क्या क्या हो सकता है। कितने बच्चे हैं मेरे, कितने आज मेरी पूरी बैच में कंप्यूटर साइंस करा है, मेरी पूरी बैच यूएस में सेटल्ड है, पूरी की पूरी बैच। कोई अमेजोन में है, कोई बैंक ऑफ अमेरिका में है, और अभी 13-14 ईयर्स हो गए, अच्छे अच्छे पोजिशन पे। तो उनको एमएस क्या होता है वो पता था। फर्स्ट ईयर से उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे हमेशा मिलती गई उनके थ्रू। मतलब मैं कहता हूँ ना, मेरे पास जीरो नॉलेज था, और मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे होंगे ना, उनके पास भी 12th तक जीरो होता है, कुछ नहीं पता होता है। बट जब कॉलेज में जाते हैं और 1000 बच्चे जब मिलते हैं आपको, हर किसी का अलग अलग दिमाग, हर किसी के अलग अलग पेरेंट्स का सोचना, वो सब हमको मिलता है। अब बस हमें वो गैदर करना होता है। तो मुझे कॉलेज में ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पता चली। एंटरप्रेन्योरशिप कभी पता नहीं था। अब 4th ईयर के बाद मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था। तो वो सब मुझे कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज। तो मैं वीआईटी और उन 4 सालों का तो मतलब जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। मुझे बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिला उन 4 सालों में। सो जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स ने आपको सिखाया, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको सीखने को मिला, तो इंजीनियरिंग में फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट रहता है? फ्रेंड सर्कल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ तब तो ही है, वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं। आज मैं एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से करते हो तो कोडिंग में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है भूषण नाम का, हमारी पूरी बैच में, मतलब कंप्यूटर साइंस हमने किया और उसने इंस्ट्रूमेंटेशन किया, पूरी बैच में वो अकेला बच्चा है जो 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, खुद से पढ़ाई करके, फर्स्ट ईयर से खुद से हसल करके, खुद से हाथ पर मार के, मतलब खुद से पढ़ाई की, खुद से बुक्स उठाए, सारे कोडिंग सीखी। टॉप 10 नाम की एक कंपनी होती है अगर आपको बताओ, जो फ्रीलांसिंग करवाती है। तो वहां पे जॉब उसने पाया 4th ईयर के बाद, और उसके बाद में वो जॉब पाके वहां पे मतलब टॉप 10 था, कहीं से भी घूम सकते कर सकते। तो उसने कम से कम 65 कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली है, और कहीं से भी काम करता है। आज वियतनाम में बैठा हुआ है, आज के दिन, कल ही शाम में मेरी बात हुई, वियतनाम में बैठा है, वियतनाम में बैठ के आधा दिन काम करता है, आधा दिन घूमता है। और आजकल तो उसने ऐसा किया कि हफ्ते में 2 दिन काम करता है। और एक और बात, उसको सिटीजनशिप मिल गई है जर्मनी की, 10 साल से वो जर्मनी में है। तो मतलब क्या नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सिर्फ कंप्यूटर से ही कोडिंग हो सकता है, नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, इन ब्रांचेस से भी अगर आपका मन हो, अगर आप करने वालों में से हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसका देख देख के मेरा एक दूसरा फ्रेंड है सौरभ, सेम करियर पाथ पे, आज वो जर्मनी में है 4 साल से, आज उसका भी 6-7 लाख रुपए महीने का है। तो मैं बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कितना उसको इनकैश करते हैं। सो जैसे आपने बोला कि आप वीआईटी से पास आउट हो, तो अभी जो भी स्टूडेंट्स अभी वीआईटी पुणे में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर उनके एडमिशन हो भी गया है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं फिर से कहूंगा, वीआईटी के लिए जो सजेशन दूंगा वो सारे कॉलेजेस के लिए रहेगा। मैं यही कहूंगा बच्चों की, कॉलेज में जब जाते हो तो एक्सप्लोरेशन माइंड से, मतलब यहाँ और क्या क्या मुझे मिल सकता है। पढ़ाई तो एक पार्ट है। अभी तक क्या होता था, पढ़ाई 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 होती थी। अब ऐसा है कि पढ़ाई के अलावा भी दुनिया बहुत कुछ है, और ये सोचना बहुत जरूरी है। बस हमेशा वो 10 पॉइंटर और 9 पॉइंटर के पीछे नहीं रहना, वो भी रहना है। मतलब लाइफ को सीरियसली बहुत लेना भी नहीं है और लेना भी, दोनों बातें, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा एक कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, और कब कब क्या करना है उसका भी एक राइट टाइम होता है, राइट। कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, 4th ईयर में क्या करना है, सबकी एक अपनी अपनी टाइम होता है। बट योर माइंडसेट शुड बी कि मैं अपने दोस्तों से, अपने आसपास के एनवायरमेंट से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और ग्रास्प कर रहा हूँ, और उससे कुछ आगे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सर, लेट्स मूव ऑन टू द इंजीनियरिंग क्वेश्चंस। हमारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। अच्छा। कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट कर सकते हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, तो वो सब मैंने इधर क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो भी FAQs है, तो वो आपको अभी डेफिनेटली, यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंजीनियरिंग में अभी एडमिट हुए, मतलब इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हुआ है, अभी उनकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसे होने वाली है? करेक्ट। इंजीनियरिंग लाइफ जो है अभी तक के 12th तक की जर्नी से बहुत डिफरेंट शिफ्ट होने वाला है। आपको भी पता है, आप भी खुद इंजीनियर हो, सडन शिफ्ट है ये। क्योंकि अभी तक का जो होता है ना, वो हैंड होल्डिंग वाला फेज होता है कि टीचर कहेगा अरे होमवर्क किया क्या करे, कर मारूंगा डांटूंगा। बट जैसे इंजीनियरिंग में आते तो टीचर्स जो है ना वो आपसे दूर रहते हैं। आपको कभी ऐसे लगेगा कि बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको एकदम प्रेसिंग कि भाई तूने करा क्या। तो टीचर अपना काम करता है और आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना काम करोगे, तो हैंड होल्डिंग नहीं रहता।
अब आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, आपको खुद के काम खुद खत्म करने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। तो इंजीनियरिंग लाइफ कैसी रहेगी, ये क्वेश्चन था। तो इंजीनियरिंग लाइफ विल बी फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कौन कितना उसको ले सकता है वो है। फर्स्ट ईयर में अलग अपॉर्चुनिटीज होगी, सेकंड ईयर में अलग होगी, थर्ड में अलग और फोर्थ में अलग। वो क्या क्या रहेगी, आई थिंक वो क्वेश्चंस में आ ही जाएगा, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर। यस। तो अभी इंजीनियरिंग, अभी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रहते हैं, फिर नए नए दोस्त बनते हैं, पार्टीज वगैरह, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि पार्टीज करनी चाहिए या फिर नाही? कारण की कसं आहे की पार्टी एक चांगली साईड पण आहे पार्टीची आणि एक रॉंग साईड पण आहे, करेक्ट, एक निगेटिव्ह साईड पण आहे पार्टीची. सो कुठल्या लिमिट पर्यंत पार्टी केली पाहिजे? डेफिनेटली. मी तुम्हाला ना माझं एक्झाम्पल सांगतो. मैं भी कभी पुणे नहीं आया था, अमरावती, नागपुर, वहीं तक फर्स्ट टाइम पुणे आया था जब मेरी इंजीनियरिंग हो रही थी. और सब यही बोल रहे थे कि पुणे में एडमिशन लेना चाहिए. आज भी पेरेंट्स जब काउंसलिंग होती है यही बोलते हैं पुणे में नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना है? वहां पे माहौल खराब है, वहां पे हॉस्टल वगैरह का माहौल खराब है, क्योंकि बच्चे अच्छे नहीं. मैं ये सोच के आया था, सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच के आया था जब मैं आया था कि मैं अच्छा हूं ना, मैं और दो को अच्छा करूंगा. बहुत सारे लोग ये सोच के जाते हैं कि वहां दो खराब रहेंगे, मैं खराब हो जाऊंगा. पर मैं कहता हूँ उल्टा क्यों नहीं सोचना है हमें कि मैं अच्छा हूं ना तो मैं और दो को अच्छा करूंगा और अच्छा ग्रुप बनाऊंगा वहां जाके. ये थॉट होना बहुत जरूरी है, राइट. तो ये पार्टीज करना, कितना करना, क्या करना, मेरे को लगता है ये सब खुद की समझ पर है. क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक भेजा है, और मुझे ये भी पता था कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि मेरे यहाँ इतना कुछ नहीं था. मेरे पेरेंट्स हार्डली 10,000 रुपए भी मतलब कमाने, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को 3,000 रुपए जब महीने का भेजते थे तो बहुत डिफिकल्ट होता था उन्हें कि 3,000 भेजना है, आज 30 तारीख आ गई है, वो किसी को मांग कर भेज रहे हैं. इस तरह की, मतलब आई रिमेम्बर दोज डेज की बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम. क्योंकि हमेशा खेती में लॉस ही, मतलब कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं खेती में, ऐसा हुआ था. और शेतकरी थे पापा. तो कमिंग बैक टू टॉपिक, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने आए हो, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो. वो अपने आप आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपकी पार्टीज कितने लेवल की होनी चाहिए और कितने नहीं, आपके दोस्त किस तरह होने चाहिए. क्योंकि हर तरह, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. हर तरह आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे और कुछ ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, मैं बुरा नहीं कहूंगा उन्हें, कि वो थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं. तो आपको किसके साथ कितना रहना है वो आपकी इच्छा है. मैं तो दोनों के साथ रहता था, लेकिन लिमिट्स मेरी थी और मुझे पता था मुझे क्या करना है. मेरे ये भी दोस्त बहुत अच्छे थे और ये भी दोस्त आज भी बहुत अच्छे हैं. तो मेरे दोनों दोस्त अच्छे रहे हमेशा. क्योंकि ना कैसे रहता है कि इंजीनियरिंग में ना एडिक्शन बहुत जल्दी लग जाता है. मैंने अपने खुद के दोस्तों को देखा सर, लड़की के पीछे बहुत पागल हो गए थे. अगर ये लड़की नहीं मिलेगी तो मैं कर दूंगा. मेरे भी दोस्त रहे ऐसे. तो ऐसे बहुत दोस्त रहे. और मेन तो मुझे लगता है अगर लड़की, जो आप लड़की और लड़का वाली बात है, अगर वो उसने आगे प्रपोज किया और वो नहीं हुआ तो उसके बाद जस्ट इन रिवेंज वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं. ये मेरे भी फ्रेंड्स के साथ हुआ है. बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, है ना. आई थिंक वो थोड़ा रहता है टाइम, 1-2 दिन का, जब हमें हमारी समझ खत्म हो जाती है, राइट. लेकिन वो ये कि थोड़े टाइम बाद वो खुद भी रियलाइज करते हैं इस बात को. तो वही है कि राइट टाइम पे चीजों को रियलाइज करना, खुद सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है इन सब चीजों में. खुद से बात, क्या होता है ना, बहुत बार हम बोलते हैं, मतलब मेरा दोस्त भी यही कह रहा था कि मुझे और कोई मिल नहीं रहा बात करने के लिए, अकेलापन है तो मैं स्मोक कर ले रहा हूँ. बट सेल्फ टॉक भी तो एक बहुत बड़ी चीज है. अकेलापन क्या होता है? खुद से बात करो. सबसे अच्छे फ्रेंड खुद के खुद हो ना, खुद को पूरा जानते हो आप, राइट. तो आपको सेल्फ टॉक करने की, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा है नहीं अच्छा है, एक लाइंस तो खुद की खुद बनानी चाहिए ना. हर बार दूसरे पे डिपेंड तो नहीं रह सकते. अभी इंजिनिअरिंग लाईफ कैसे रेहनीवाली, कारण की आतापर्यंत 12वी ढकलत आलो, कसं तरी पास झालो, आजूबाजूच्या पेपर बघितला झालो बाबा पास. इंजीनियरिंग में तो अजू और भी बहुत होगा ये ऑन द लाइटर साइड. तो इंजीनियरिंग सही में हार्ड है, क्योंकि कैसा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है या फिर कोई को हार्ड नहीं लगता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर. क्योंकि मी बघितले की फर्स्ट इयरला भरपूर मुलांना केटी लागते. येस. तर त्याच्याबद्दल काय सोल्युशन आहे तुमचं? ठीक है. बात ऐसी ना कि इंजीनियरिंग हार्ड इसलिए नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स हार्ड है. सब्जेक्ट्स तो ठीक है, जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर बेसिकली इसलिए हार्ड है क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार घर छोड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिनके पहले नए नए फ्रेंड्स बन रहे होंगे. तो बहुत सारा टाइम इनमें निकल जाता है कि मेरा हॉस्टल का खाना मुझे सही लग रहा है क्या. 8 से 10 दिन तो बच्चे रोने लग जाते हैं कि खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से. फोन भी बताते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, या मेरा रहने का जो बेड है वो सही नहीं है, या मेरा और जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो सही नहीं हो रहा है. तो मेंटली बच्चा ना इन सब चीजों से जूझ रहा होता है. तो बच्चों को इसलिए एजुकेशन की तरफ या पढ़ाई की तरफ ध्यान देने में कम समय मिलता है इन सब समय की वजह से. तो इंजीनियरिंग इस वजह से डिफिकल्ट हो जाती है, या इस वजह से लोगों को केटी लगने लग जाती है. जब एग्जाम आती है तो मुझे पता चलता है अरे मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो यही सब करता रह गया. अगर हल्का फुल्का भी हम थोड़ा सा आधा घंटा अगर हफ्ते में आधा घंटा, या फिर 1 महीने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले चालू करता है कोई, बड़े आराम से हो जाता है.
बहुत आराम से। वैसे तो इंजीनियर्स आर फेमस एक दिन पहले पढ़ने के लिए, तो एक दिन पहले पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन सब नहीं कोप अप कर पाते, राइट। फिर उनको केटी वाले चांसेस आ जाते हैं। बट अगर आप 15-20 दिन पहले, और हम लोग लाइव सेशंस वगैरह भी लेते हैं और बताते हैं, बच्चों को पुश करते हैं। जैसे 12th में क्या होना, बहुत पुश करने की आदत होती है ना, तो वो हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं थोड़ा और हैंड होल्डिंग। बट इंजीनियरिंग में खुद को खुद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर बताना चाहूँ आपको कि इसलिए हम गणित अंक पर मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल छोटे छोटे फॉर्म के वीडियोस, उस फॉर्म में हमने सारे सब्जेक्ट्स लाए, पुणे, मुंबई, नागपुर यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट। बाकी यूनिवर्सिटीज का भी फर्स्ट ईयर है, तो अभी हम पहले फोकस कर रहे हैं पुणे पे और मुंबई पे मोस्टली, और नागपुर का सिर्फ मैथ्स है। तो सारे सब्जेक्ट्स एकदम छोटे छोटे वीडियोस में, एकदम 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोस, वो भी बेसिक से बहुत आराम से, ताकि एग्जाम के हफ्ते पर पहले भी अगर कोई पढ़े बड़े आराम से निकल जाए। और क्वेश्चन बैंक्स, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमने जो हार्ड वाला है ना, इसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा कोशिश करा है, क्योंकि मैंने देखा इंजीनियरिंग लाइफ कैसे होता है और कहाँ बच्चे ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। तो आपने कैसे पढ़ाई की थी, 1 डे बिफोर एग्जाम या फिर 15-20 दिन पहले? 1 डे बिफोर एग्जाम तो नाइट आउट हमेशा रहा है हमारा। कॉलेज कभी आगे, VIT कॉलेज कभी आगे देखना चाहिए। एग्जाम जो है उसके एक रात पहले चाय वाले, कम से कम 5-6 चाय वाले घूमते रहते थे, पूरा कॉलेज, पूरी लाइब्रेरी, पूरा लाइट्स ऑन, क्योंकि मैं अकेला नहीं, सब, अगर एक हाथ सो गया ना तो वो क्रिमिनल होता था। ये कैसे सो गया, इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी हुई क्या? तो पूरा नाइट आउट हमेशा रहा है। और उसके पहले थोड़ा बहुत क्लास में ध्यान रहता था, पढ़ने वाले बच्चों में से। तो अभी क्लास 12 और क्लास मतलब इंजीनियरिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? सिलेबस में क्या डिफरेंस रहता है कि 12th की बेस पर ही इंजीनियरिंग है या फिर कोई इंजीनियरिंग में और ही कुछ अलग सिखाने वाले हैं? 12th तक क्या होता है ना, सब चीजों का बेसिक्स पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, तो जहां जहां अप्लाई हो सकता है इंडस्ट्री में, कहाँ का, वैसे टॉपिक ज्यादा है। तो जैसे हम लोग 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वो सब फॉर्मुलेज है, और उसका एप्लीकेशन जो होता है ना, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होता है, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक मिलेंगे इनको फर्स्ट ईयर में। या मैट्रिसेस की बात करो तो हमने मैट्रिसेस में टाइप्स देखे होते हैं 12th में, सिंपल, पता भी नहीं चलेगा कहाँ काम हो रहा है। उसका आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, कार जब चलाते हैं ना हम, तो कार जब चलाते तो स्टीयरिंग हम ऐसा करते हैं तो पूरा जो शाफ्ट वाफ्ट मूव होता है ना, सारा मैट्रिक्स है। तो ये आइगन वेक्टर्स, ये यहाँ यूज हो रहा होता है। तो ये एप्लीकेशंस, मतलब उस तरफ लेके जा रहा है हमें इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट एप्लीकेशंस, और सिमिलर ही है, बट वो जहां वहां बेसिक्स था, उसको यहाँ अप्लाई कैसे करना है वहां तक लेके गया है। तो सब्जेक्ट्स वो तो सारे, मतलब आपको लगेगा नाम तो सिमिलर लगेंगे, लेकिन थोड़े बड़े कह रहे थे ना हम कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तो पहले बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बड़े इंजीनियर बन जाओगे। सो अभी क्लास 12th में हमें कैसे कि इंटीग्रेशन का टॉपिक था, देन डिफरेंशिएशन था, तो अभी इंजीनियरिंग में इनका कुछ लाइक है? हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि कैसे रहता है ना कि बहुत बच्चों ने ऑप्शन में डाले थे 12th में कि भाई इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, मैं ऑप्शन में डालता हूँ, बाकी कर लेता हूँ। वैसे तो उसके बारे में क्या कहना है? वैसे तो ऑप्शन में आगे भी डालेगा तो हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट देयर विल बी यूनिट्स। अभी तक आप एक अकेला इंटीग्रेशन से डर रहे थे, अब डबल इंटीग्रेशन आने वाला है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आने वाला है। तो एक सांप से डर रहे थे, अब 2 सांप 3 सांप आने वाले हैं। लेकिन करने लायक रहेगा, अगर आप है ना थोड़ा भी ट्राई कर लो तो आराम से हो जाएगा। गणितन के साथ तो हमेशा बहुत अच्छे से होगा। आप तो पढ़ा ही रहे हो बच्चों को डेफिनेटली एकदम, मतलब अभी बच्चे लोग तो आपको MST-CET के इससे ही जानते हैं, करेक्ट। लाइक कितना सिंपलेस्ट वे में आप पढ़ाते हो, कितना सिंपल वे करके आप पढ़ाते हो, कितना भी हार्ड सवाल हो आप एकदम सिंपल वे में पढ़ाते हो। तो वैसे ही आप इंजीनियरिंग में भी वैसे ही किए होगे। मतलब आपको, हाँ राजेश, शायद पता नहीं है, मुझे खुद को M1 M2 में 99 आउट ऑफ 100 था पुणे यूनिवर्सिटी में। तो मेरा हमेशा मैथ्स, और मुझे 1 मार्क कहाँ कटा है ना, वो उसी दिन पता था जिस दिन मेरा एग्जाम हो गया था। क्योंकि मुझे जब मैं पेपर देता था, मुझे बुक दिखती थी कि ये क्वेश्चन यहाँ है और मेरा आंसर इस तरह होना है। मेरी अच्छी प्रिपरेशन रखी थी, और मैथ्स जैसे मैंने कहा हमेशा मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट लव रहा है। तो मुझे पता है कि सिंपल कैसे करना है चीजों को, और 15 साल हो गए, 14 ईयर्स हो गए, 15 चल रहा है, तो पढ़ाना तो आता ही है, राइट। तो मैथ्स और पढ़ाना वो सब तो बहुत सिंपलेस्ट वे में यस पढ़ाया है। और बच्चे, लास्ट ईयर भी था कोर्स, लास्ट ईयर पहला साल था हमारा, इस बार नया सिलेबस है, नया कोर्स बनाया पूरा। तो बच्चों ने बहुत प्यार दिया, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा फीडबैक रहा, और क्वेश्चन बैंक से पूरे पेपर्स भी आए हमारे। तो सेम जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे इस साल भी। सो अभी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हो, तो आपको क्या लगता है मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग राइट कौन सा है? क्योंकि अगर आपने ये बताया ना, तो हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि हमें स्टार्टिंग से कौन से सब्जेक्ट को ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि हमें आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट, राइट। तो बच्चों को पता नहीं होगा कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, और इंजीनियरिंग मैथ्स होता है। तो जो केटी लगने वाले सब्जेक्ट्स है वो हार्ड पकड़ता हूं मैं एज ए टीचर, मैं खुद स्टूडेंट था, मुझे कभी हार्ड नहीं लगा कुछ, और बच्चे होंगे बहुत सारे जिन्हें कुछ हार्ड नहीं लगने वाला।
बट जिसमें ज्यादा केटी लगती है वो है मैकेनिक्स, मैथ्स और ग्राफिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली केटी लगने वालों की तरफ होते हैं। उसमें भी ग्राफिक्स ठीक है, मतलब ग्राफिक्स अलग बच्चों को हार्ड लगता है, अलग बच्चों को नहीं लगता है, जिसको थोड़ा विजुअलाइजेशन वाली बात हो जाती है। बट मैकेनिक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट्स है जहां पे आप कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स को संभल कर, मतलब जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता वो मैथ्स में केटी पाते हैं, और जिनको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता वो मैकेनिक्स की तरफ केटी लाते हैं। तो वो एक बात हो जाती है। सो सर मतलब कैसे रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री में बहुत हार्ड जाते हैं, 12th में कैसे तो केमिस्ट्री पास आउट किया, अभी इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री क्या कर रहा है, हमने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सही, राइट, करेक्ट बात है। लेकिन क्या है, एक आप अगर इंजीनियर बन रहे हो ना, एक इंसान बनना पड़ेगा ना आपको पूरा, तो आपके पास एक सारी होलिस्टिक व्यू आनी चाहिए। इसलिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में एक ही बार रहता है, एक सेमेस्टर में। यहाँ एक बात और पता नहीं बच्चों को, सेमेस्टर पैटर्न होता है, मतलब 6 महीने का जो पढ़ाई है वो खत्म, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब M1 ओनली फॉर सेमेस्टर 1, M2 ओनली फॉर सेमेस्टर 2। बच्चों को आदत है ना 1 साल के मैथ्स की, तो मुझे बहुत बार पूछते बच्चे, तो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स सिर्फ एक सेमेस्टर में ही रहेगा, और बच्चों ये केमिस्ट्री बहुत आसान रहेगा, डोंट वरी, बहुत आसान, बड़े आराम से, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपके पॉइंटर्स को बढ़ाएगा। फिजिक्स से केमिस्ट्री कुछ मगअप करने पड़ेंगे, और वो भी रेगुलर क्वेश्चन जो अगले 3-4 साल में हमेशा आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस। सो सिर्फ फर्स्ट ईयर तक केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद कभी नहीं। अगर आपका केमिकल ब्रांच है तो अलग बात है। हाँ, पर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कोई IT टेक्निकल फील्ड से हो तो फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री रहता है, बाद में आपके जो भी आपके ब्रांच के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहते हैं तो वो आपको रहते हैं। करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि इंजीनियरिंग में बुक्स लेने चाहिए या फिर नहीं, और अगर लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए? करेक्ट। पहली बात तो आजकल मैं देखता हूँ इवन कॉलेजेस भी ऑनलाइन हो चुके हैं, मतलब मूडल पे चल रहे हैं, और बच्चे जो है मतलब उनके नोट्स भी सारे PDF फॉर्म में आते हैं, और बच्चे भी बहुत सारे बुक्स के PDF बना के भेज रहे होते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ये है वो है, तो और यूट्यूब चैनल्स भी काफी हैं, और जहां से आपने कोर्स लिया अगर कोई, तो वो भी आपको सारा अटेंडेंस प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बुक की बहुत खास जरूरत है ऐसे मुझे लगता नहीं है, बट हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई कर सकते हैं, टिक विक करने वाली जो आदत होती है, तो इन दैट केस यू कैन टेक टेक्स्ट बुक्स। अब मैं मैथ्स के लिए बता पाऊंगा, मैथ्स पुणे में यूजुअली हम लोग टेक्निकल का यूज कर रहे होते हैं, निराली और टेक्निकल 2 पब्लिकेशंस बहुत चल रही होती है, और इन मुंबई वो जीवी कोम्बोजकर, राइट, ये नाम चल रहे होते हैं। मोस्टली मैं भी बुक्स ज्यादा देख रहा होता हूँ, तो आप इतने की PDFs मिल जाते हैं। तो अभी इंजीनियरिंग का स्टडी कैसे करना चाहिए, और हमें कोई ऑफलाइन कोचिंग लगानी चाहिए या फिर ऑनलाइन ही सब हो जाएगा? देखो यार, हमारा जमाना था जब ऑफलाइन कोचिंग लगाते थे, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था, और मेरे ख्याल से अब तो बच्चे ऑलरेडी अपने स्केड्यूल में बिजी होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है उनको, जाना आना, फिर वो क्लास छूट गई, वो मिस हो गया, ऑनलाइन का अच्छा है, कभी भी देख सकते हैं, कुछ छूटा तो पुराना देख सकते हैं, 10 दिन पहले स्टार्ट करना है 10 दिन पहले सारा देख सकते हैं। तो आई वुड से अब ऑनलाइन की दुनिया है, और खास करके बाद अब तो सारा ऑनलाइन मोड में चला जाना चाहिए बच्चों का। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछते हैं मुझे, सर मैं वो कॉलेज लूँ क्या, क्योंकि मुझे गेट की वहां तैयारी कर पाऊंगा क्या? अब तो सारा ऑनलाइन है ना, गेट की तैयारी क्यों नहीं कर पाएगा कोई भी कॉलेज से, कहीं के भी कॉलेज से? तो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से हमें कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्या? अगेन कोडिंग शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपके इंटरेस्ट पर है, बट मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में खुद को ओवरलोड नहीं करना है ना। आपको पाइथन अगर है आपके सिलेबस में, या आपके सिलेबस में C++ अगर है, तो हल्का फुल्का आप एक्स्ट्रा देखो जो पढ़ रहे हो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो और एक्सप्लोर करो। बट फर्स्ट ईयर शुड बी फोकस्ड, फर्स्ट ईयर मेजरली फर्स्ट सेमेस्टर शुड बी फोकस्ड कि अपनी लाइफ आराम से सेटल डाउन करने की, नई जगह है ना अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने की, नई जगह है ना सारा सॉर्ट आउट करने की, खाना पीना रहना। ये मत सोच के आओ कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आसपास का एनवायरमेंट सॉर्ट आउट कर रहे हो, और जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है उन्हें फ्लाइंग कलर्स ऐसे से पास नहीं होना है, उन्हें 9 पॉइंटर्स प्लस से पास होना। और रही बात कोडिंग की, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, आप हमेशा टाइम तो निकलेगा आपके पास, बट फर्स्ट सेमेस्टर शुड बी लिटिल बिट, मैं थोड़ा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर ये हो कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सेकंड सेम और सेकंड ईयर इसी के लिए तो आपको कोडिंग और ये सारी चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में मतलब मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस बनाने चाहिए। हाँ यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कम्युनिकेशंस पे। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पे, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, लेकिन अच्छे से बोलो, टीचर से हाथ खड़ा करके बोलो, जो डर है वो निकालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए, फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं। क्योंकि मेरे भी फर्स्ट ईयर के जो फ्रेंड्स है ना, वो मेरे से अभी तक हमारी फ्रेंडशिप बहुत है। और फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स जो होते हैं सारे ब्रांचेस के होते हैं ना, सेकंड ईयर से आप अपने अपने ब्रांच में चले जाते हो, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स क्राउड मिल जाता है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर भी आपका फ्रेंड है और केमिकल इंजीनियर वाला भी आपका फ्रेंड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर। मेरा क्या है ना, मेरे फ्रेंड ज्यादा मेरे ब्रांच से नहीं है, कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, ऐसे अलग अलग ब्रांच की मेरे फ्रेंड्स है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे मतलब हमारी जो हमें नॉलेज शेयरिंग होती है ना, तो बहुत मिक्स होती है। राइट, और वो हेल्प करती है आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में। सो
नेक्स्ट इज फर्स्ट ईयर में लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? लैपटॉप लेना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख का मैकबुक होना चाहिए। हाँ, आप सेकंड हैंड ले सकते हो, 10-20 हजार का ले सकते हो, क्योंकि भाई कॉलेजेस में मूडल पे चले गए। मूडल मतलब सारी पढ़ाई, अब सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स अब ऑनलाइन ही आ रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में आ रहे हैं, पेपरलेस हो गया है बहुत कुछ। इवन आप भी जब शेयर करते हो तो नोट्स वगैरह वगैरह तो बहुत बार पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं, तो हमेशा आप कैफे या फिर प्रिंट नहीं निकालते बैठोगे या किसी फ्रेंड का नहीं ले पाओगे। तो लैपटॉप होना चाहिए, फर्स्ट ईयर से होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और कुछ अगर सीखना भी हो तो लैपटॉप है, पर बहुत हाई एंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप नॉर्मल लैपटॉप से चला सकते हैं। अभी बहुत बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर मेरे को कंप्यूटर आईटी ब्रांच पे जाना है, बट क्या करे, नसीब में ये नंबर नहीं लगा, तो मैं अभी ईएनटीसी ब्रांच में हूँ या फिर कोई मैकेनिकल ब्रांच में हूँ। तो अगर मेरे को टेक फील्ड में जाना है, आईटी कंपनी में मेरे को प्लेस होना है, तो वो हम हो सकते हैं? यार देखो, मैं अभी भी एग्जाम्पल बताया था आपको, एक मेरे फ्रेंड भूषण का, हाँ, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से था और उसे खुद से कोडिंग करा, और मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सारे फ्रेंड से ज्यादा वो कमा रहा था स्टार्टिंग से ही, बिकॉज उसे खुद से किया। तो कोई ब्रांच आपको रोक नहीं सकती कोई जॉब के लिए। अब तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है कोई भी, और जब भी कोई कंपनी आती है ना, इन एटलीस्ट अच्छे कॉलेजेस में, तो वो ये नहीं देखती कि ये बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन का है या सीएस का है या कोई और ब्रांच का है। सबको अपॉर्चुनिटी देती है, सबको सेम क्वेश्चन पूछती है, जो कंप्यूटर वाला भी आंसर कर सकता है और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी आंसर कर सकता है। तो ब्रांच विल नॉट मैटर इफ यू आर इन गुड कॉलेज। हाँ, थोड़े नीचे की कॉलेज जब होते हैं तब उन्हें थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस और ईएनटीसी तक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नीचे वालों को थोड़ा कम मिलती है। बट अगेन, खुद से करो, पूरा वर्ल्ड खुला है आपके लिए। खुद से करने में तो सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अपने ब्रांच से ज्यादा आप कौन से स्किल्स आप एक्वायर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ना 12th में पढ़ाई नहीं की, पर ऐसे हुई ना जिंदगी खराब हो गई, तो आप इंजीनियरिंग में जाके अपना एफर्ट ज्यादा लगा सकते हो और अच्छी जॉब आराम से मिल जाएगी। सर अभी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है जो कि लाइक गांव साइड के स्टूडेंट्स है कि सर हमें कंप्यूटर का बहुत जीरो नॉलेज है, कुछ कंप्यूटर आता ही नहीं है, बस सीटी एग्जाम में हमने माउस यूज किया था लेफ्ट क्लिक आंसर टिक करने के लिए। बट अभी इंजीनियरिंग है, अभी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर हम कैसे यूज करें, और अगर हम उससे ज्यादा कंप्यूटर फील्ड में ही सीएस में हमारा नंबर लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारे सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए? डेफिनेटली मैं अगेन खुद से वेट करूंगा। मुझे कंप्यूटर कुछ नहीं आता था, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, राइट। आप यकीन नहीं करोगे कि जीरो नॉलेज था। अलॉटमेंट कैसे देखते कंप्यूटर में ये भी नहीं पता था, मैं दोस्तों से दिखवाता था जब मैं ले रहा था, और मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लग गया था वीआईटी में। तो कुछ नहीं था, लेकिन कॉलेज में आके आप आराम से सीखने लग जाते हो। फिर अगेन यहाँ पे दोस्त बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, किसी को आता है, किसी का लैपटॉप है, वो बताता है ऐसे करना है वैसे करना है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा देखो, कोई भी चीज ना झटके में नहीं हो सकती, ये प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, है ना। तो बस आपको क्या है, उस तरफ उस डायरेक्शन में निकलना है। किसी के पास लैपटॉप है, किसी को कुछ आ रहा है, तो उसके साथ बैठना है, कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे करना है। और रही बात कुछ कोर्सेज करने चाहिए क्या बाहर से नॉलेज और एक्वायर करना चाहिए कि अगर टाइम परमिट करता है तो करो, बट फर्स्ट सेमेस्टर इन सबसे दूर ही रहना चाहिए, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर जो है ज्यादा करके अपने एकेडमिक्स पे और फ्रेंडशिप नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए। सो फर्स्ट ईयर में रोड मैप क्या रहना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब हमें सीक्वेंस पे 4 साल का, हाँ पूरा, मतलब फर्स्ट ईयर से हमें क्या क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, मतलब हम फोर्थ ईयर में जाते टाइम हम पूरा डेवलप हो सके। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश हमने ये फर्स्ट ईयर में कर लिया होता, काश हमने ये सेकेंड ईयर में कर लिया होता। तो ऐसे क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए? इसको मैं बहुत शॉर्ट रखता हूँ। 4 साल का जो मेरा है, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द सेम कैटेगरी, फर्स्ट ईयर इज अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, नेटवर्किंग एंड अपने एकेडमिक्स को सही रखना। सेकेंड ईयर इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, क्योंकि अभी तक ना कभी आपने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया। जो सामने दिया है फिजिक्स में वो पढ़ा, जो सामने दिया है केमिस्ट्री में वो पढ़ा, जो सामने दिया है मैथ्स में पढ़ा। सेकेंड ईयर आपको एक्सप्लोर करना है। कॉलेज में बहुत कुछ होता है, अलग अलग क्लब्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज होती है। आपको देखना है कि मुझे रोबोटिक्स वाले क्लब में इंटरेस्ट आ रहा है या मुझे डांसिंग वाले फिरोदिया करके करंडक होता है उसमें आ रहा है क्या, बहुत कुछ। किसी को खेलने में आ रहा है तो वो भी क्लब्स होंगे, किसी को और चीज में एक्सप्लोर आ रहा है, किसी को पढ़ाना टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो उसकी भी क्लब्स होते हैं। मैंने स्वरूप वर्दी नाम की क्लब ज्वाइन की थी। तो अलग अलग क्लब्स होते हैं। सेकंड ईयर शुड बी मोर फोकस्ड ऑन कि इसमें से मुझे क्या अच्छा लग रहा है, सबको जाके देखना है, सब में देखना है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। तो सेकंड ईयर इज अबाउट फाइंडिंग इंटरेस्ट। थर्ड ईयर इज अबाउट उस इंटरेस्ट को ग्रो करने की, कि उन क्लब्स के आप हेड बन गए, आपने लीडरशिप क्वालिटीज सीखना स्टार्ट करा। तो थर्ड ईयर इज अबाउट डेवलपिंग दोस क्वालिटीज कि थोड़ा लीडर, थोड़ा मैनेजमेंट, उसी में और एक्सप्लोर करना जो कि आपका इंटरेस्ट है। सेकंड में फाइंड किया, थर्ड में उस पर काम किया, और फोर्थ में उसी के अराउंड जॉब लिया। बहुत सिंपल है ना। फर्स्ट ईयर बहुत फोकस्ड, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड लीडरशिप लो उसमें, और फोर्थ में जॉब लो या इंटर्नशिप लो या उसकी तरफ करियर की तरफ जाओ। सो ये क्या क्लब्स की फैसिलिटी या फिर वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हर एक कॉलेज में रहती है? देखो अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। वीआईटी में हमने रेडियो क्लब स्टार्ट किया था। ये हमने एक मूवी देखी थी साउथ इंडियन, जिसमें कॉलेज में वो कॉलेज रेडियो बनाता है,
तो मैंने और 2 दोस्तों ने बोला कि हम भी बनाएंगे, पर हमारे कॉलेज ने मना नहीं किया, हमें उल्टा एक्सपीरियंस दिया। हमने 2 रेडियो लगाए यहाँ वहाँ और कॉलेज की न्यूज बताते थे उसमें। तो ऐसे बहुत कुछ है जो आप भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो, राइट, यही है। बट हाँ, अच्छे कॉलेजेस में होती है। अच्छा कॉलेज मतलब जो भी टॉप 20 कॉलेजेस है उनमें सब होते हैं, आजकल सारे कॉलेज में होने लगी है। बट अगर नहीं है तो आप जाके कह सकते हो अपने प्रोफेसर्स को कि ये अपने यहाँ नहीं है और अपने भी करना चाहिए। यू कैन बी द फर्स्ट वन जो अपने कॉलेज में कुछ ग्रुप्स बनाएगा। तो या देयर इज ऑलवेज स्कोप। अब इंजीनियरिंग में कभी ना नहीं कहते टीचर्स आपको, आलसी रहते टीचर्स, हाँ भी नहीं कहते तो ना भी नहीं। बट अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये क्लब्स क्या होता है, सोसाइटीज क्या होती है? करेक्ट। क्योंकि क्लब्स के अलग क्लब्स के भी नाम है। हाँ, तो ये कॉलेज वाले क्लब्स क्या रहते हैं? मतलब ऐसे ग्रुप्स है, क्लब्स का मतलब ग्रुप्स है जहाँ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, जैसे किसी को यूपीएससी करना है तो यूपीएससी का एक ग्रुप हो गया, उसको यूपीएससी क्लब का नाम दे देंगे। या किसी को रोबोटिक्स में बहुत पसंद है तो रोबोटिक्स का एक फोरम रहेगा, रोबोटिक्स का एक क्लब रहेगा, तो रोबोटिक्स क्लब हो गया। तो जो लाइक माइंडेड पीपल है, जिनका सेम इंटरेस्ट है, वो जाएंगे, मिलेंगे और उसमें कुछ कुछ सीखेंगे। एक बच्चा ये सीखेगा, एक बच्चा ये सीखेगा और मिलकर कुछ बनाएंगे, राइट। तो जैसे मैकेनिकल वालों का बाहा ग्रुप होता है, तो पता होगा, जो कार्स ये बनाती है, कार वार बनाती है और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे अलग अलग। सीओईपी में आपको पता है कि बोट क्लब होता है, जहाँ पे रोइंग का कंपटीशन होता है, हमेशा वो बोट्स बनाते हैं। तो बहुत कुछ है अपने अपने अलग अलग कॉलेज में अलग अलग क्लब्स, और नहीं है तो आप अपना बनाइए। सो अभी मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग क्वेश्चन, सर अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लिया, आईटी फील्ड में आ गए, बट अगले 4 सालों में क्या एआई टेक ओवर करेगा? क्या हमारी जॉब चली जाएगी? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4 साल पहले भी था, 4 साल बाद भी रहेगा और आज भी है। किसी की कोई जॉब जाने वाली नहीं है, आपके स्किल सेट्स पर ही है। अगर एआई, हाँ एआई बढ़ेगा फॉर श्योर, ये सबको पता है, बट एआई बढ़ेगा तो एआई को बढ़ाने के लिए साथ साथ में बाकी भी तो आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना। अगर एआई तो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको लगने वाली सेमीकंडक्टर्स कौन प्रोवाइड करेगा, उसको लगने वाला मैन पावर कौन प्रोवाइड करेगा? तो हर तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी लगेंगे, एएनटीसी वाले इंजीनियर्स भी लगेंगे, मैकेनिकल वालों की भी नीड रहेगी, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन, इनका इंस्टॉलेशन, बहुत कुछ होता है यार। एक चीज बनाने में सिर्फ एक ही का थोड़ी ना हाथ होता है, और सारे तरह के इंजीनियर्स हर जगह यूज होंगे। या अगर एआई के बड़े बड़े मशीन से लेके जाना है तो भाई ट्रक्स बनाने पड़ेंगे ना उसके लिए, तो ट्रक्स कौन बनाएगा? मैकेनिक्स वाले बनाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें जो अलग अलग बंदे कर सकते हैं। सो अभी इंजीनियरिंग में क्या अटेंडेंस कंपलसरी है? 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ राइट। बहुत लोग कहते हैं पीआईसीटी स्कूल है, हाँ, या बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल है। मेरे को भी कमेंट्स आते हैं हाँ, PICT के बारे में। पीआईसीटी का तो नाम ही स्टार्ट करा हो गया, अब तो ऑटोनोमस हो गया, अब तो और भी मतलब पता नहीं। बट कोई बुरा नहीं है ये, क्योंकि 11th 12th में तो बच्चों को 3-3 घंटे बैठने की आदत है एक एक जगह पे। यहाँ 1-1 घंटा तो बैठ ही सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में होता है ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, उसके बाद में धीरे धीरे टीचर्स भी आपको हल्का सा छूट दे देते हैं। बट अटेंडेंस कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना कॉलेज अटेंड नहीं करते थे, तो वो सब हमारे वक्त होता था कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, और अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है करके, तो अटेंडेंस कंपलसरी है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। कुछ कॉलेज में ड्रेस भी कंपलसरी है स्कूल जैसे, लेकिन ठीक है, इन सब चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो आए इसीलिए ना कि हमें पढ़ना है, हमें और फ्रेंड्स बनाने हैं। कॉलेज क्लास में पढ़ना ही होता है दोस्तों के साथ। तो हमारा, मैं बताता हूँ इंसिडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स इतने खतरनाक थे कि बड़ा पाव लेके आते थे फर्स्ट बेंच पर आके, टीचर को स्मेल आए, टीचर को परेशान करे। तो बहुत क्लास में अटेंडेंस करके भी मजे कर सकते हैं यार, है ना। तो बहुत कुछ हो सकता है। कॉलेज लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए कि जिससे हम अर्निंग कर सके? अच्छा। कि हमें फर्स्ट ईयर से ऐसे कुछ पैसे कमाने हैं, बहुत बच्चों के ऐसे हॉबीज रहती है कि हमें ऐसे पैसे कमाने हैं, तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ? पहले तो मैं कहूंगा यार बच्चों को कि ये माइंडसेट थोड़ा गलत है कि फर्स्ट ईयर से कमाना। अगर आपको थोड़ा कमाना है जिंदगी भर तो अभी से कमाओ, अगर आपको बहुत अच्छा कमाना है तो 3-4 साल अपने स्किल्स पर काम करो। जितना टाइम मिलता है ना, आप कुछ लर्निंग पे, कुछ क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, एआई में क्या होता है, क्या क्या मैं सीख सकता हूँ, उसके बारे में सोचो। लेकिन अगर आप अभी से छोटा, अभी से 10,000 20,000 कमाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आगे डायरेक्ट 10-12-15 लाख की स्टार्टिंग करनी है तो फिर आपको स्किल्स पर काम करना चाहिए। बट ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है जो बच्चे चाह रहे हैं। यूट्यूब चैनल जैसे आपको मैंने देखा है, फर्स्ट ईयर से आपने शुरू किया, तो ऐसा ये भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अपने जूनियर्स को गाइड करना स्टार्ट करो अबाउट प्रोसेसेस, अबाउट कैसे पढ़ाई करनी है। और करते भी बहुत सारे लोग, लेकिन वो परसिवरेंस छूट जाता है उनका। 6 महीने करते फिर चैनल बंद हो जाता है, राइट। तो अगर वो करते रहेंगे 3-4 साल, जैसे आपका कितना अच्छा ग्रो हो गया, 60,000 प्लस हो रहा है आपका, तो काफी मतलब है ना, 3-4 साल परसिवरेंस है ना ये। तो अगर ये भी टिकेंगे, ये भी चलाएंगे, तो एक रहेगा सोर्स उनके पास। सेकंड, अपने छोटे भाई बहन या जूनियर्स को पढ़ा सकते हो। कोचिंग कुड बी अ अर्निंग सोर्स, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है ऊपर नीचे। बहुत सारे तरीके, ऑनलाइन लर्न एंड अर्न की स्कीम्स होती है, जहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरीज में काम कर सकते हो, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, बहुत सारा कुछ हो सकता है। सो इतने ही सब ऐसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में आए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड ही लगता है कि इंजीनियरिंग हार्ड रहती है,
यार हार्ड नहीं रहती। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने गणित सर के कोर्सेस आप ज्वाइन करें ना, तो आपके इंजीनियरिंग आराम से निकल जाएगी। क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही लटकते हैं। और सर मतलब मेजोरिटी ऑफ ऐसे डाउट्स रहते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर केटी लग गई, फेल हो गया, फिर उसके कुछ इफेक्ट्स रहते हैं। करेक्ट। पहली बात तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ बीटा 3.0 किया होगा। वो एक फेमस कोर्स है हमारा, जो MHTCT का क्रैश कोर्स है, फ्री भी होता है, 40 दिन में पूरा करते हैं। तो आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं और कितना मजे से। तो बस वही लर्निंग प्रोसेस जो है अपन मजे से करो ना, तो क्रिएटिविटी का सवाल ही नहीं उठता। एंजॉय करते हुए करो तो सब बढ़िया हो जाता है। बट ऐसी बात है कि अगर लग गई केटी तो उसको पास होना डिफिकल्ट इसलिए है, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है ना मेरा जो पढ़ने वाला है, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जब हम पहली बार कर रहे होते तो मेरे आसपास के सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो भाई तू क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, डिस्कशन हो रहा होता है। जब टीटी लग रहा है तो वो अकेला घूम रहा है, बाकी सब M2 पढ़ रहे हैं और ये M1 ही पढ़ रहा है। तो उसको एक अलग जाना पड़ता है, अलग पढ़ना पड़ता है। तो वो उसको और एक बार केटी लगने के चांस हो जाते हैं, और 2 बार केटी लग गया तो फिर तो मुश्किल है ना। तीसरे बार तो फिर आप मतलब है ना, मतलब बैक हो जाता है, ईयर बैक हो जाता है। तो यही है कि इसलिए आपको वो गोल्डन केटी कहते हैं ना उसको, सिल्वर केटी, गोल्डन केटी ऐसा नाम होता है उसका। तो बस वही है कि सेकंड थर्ड केटी ना लगे आपको, इसलिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार केटी लग गया कि नेक्स्ट टाइम फिर क्लियर करना, अकेले में वो क्लियर करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो पहले लगने नहीं देना है आपको, पहले ही बोल रहा हूँ कि आराम से हंसते खेलते पढ़ना है, बहुत बहुत, और स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। ऐसे बहुत बड़ी किताब नहीं पढ़ना है। 20-25 क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन बैंक में 25 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है। मतलब सब क्या आपने इंपॉर्टेंट निकाल के रखे? 100% इन्हीं में से आएंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं, 100% इन्हीं में से आएंगे। और ऐसे मतलब कैसे, मतलब लेक्चर्स कौन से आपके ऐप पे? और सारे सब्जेक्ट्स रखे पुणे के हमने, और मुंबई के 3-4 सब्जेक्ट्स रखे। आप ऐप देख सकते हो, सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी रहेगा लेकिन बहुत सिस्टमैटिक वे में रहेगा। और जो भी बच्चे नागपुर यूनिवर्सिटी से है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी से अदर देन मुंबई एंड पुणे, तो उनके लिए ये क्या मतलब कोर्स रिलेवेंट है? बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अमरावती के लिए, D-PATO के लिए, शिवाजी के लिए पहला साल है, वो लाना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए सभी जगहों का। हो सकता है आगे लेके आओ, लेकिन हाँ अभी भी कोर्स जो है बहुत मैच करता है। तो आप सिलेबस चेक कर सकते हो, आपका सिलेबस और इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर 70-80% मैच करता है तो आप यू कैन गो फॉर द कोर्स। या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, मैं नंबर दे दूंगा, आप कमेंट में डाल सकते हैं जो व्हाट्सएप पर कि आपका कोर्स आपने मैसेज किया, और हम देख के बता देंगे कि किससे मैच कर रहा है और कितना मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ऑनेस्टली कह भी देंगे कि नहीं कर रहा है, आप मत लो। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है। ओके, सो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा सर का व्हाट्सएप नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी सब डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, जो भी आपके गणित के ऐप की लिंक है, वेबसाइट की लिंक है, सो सब मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करके देंगे डेफिनेटली। सो अभी मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरे को टीचिंग में अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है टीचिंग। जैसे कि आपने बताया कि आपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल में, अपने मतलब फ्रेंड्स को आपने पढ़ाया मैथमेटिक्स। तो अभी जिन भी स्टूडेंट्स को, अभी जो भी इंजीनियरिंग में अभी एडमिशन लेने वाले, तो उनको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट हो, वो कैसे टीचिंग कर सकते हैं, लाइक कैसे वो टीचिंग के इंडस्ट्री में आ सकते हैं? राइट, पढ़ाते सबसे पहले तो यार अपने आसपास के लोगों को पढ़ाओ। अपना छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, अपना क्लासमेट हो, या अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यहीं से शुरू करोगे। पढ़ाओ, आराम से देखो, आपकी टीचिंग को एक्सप्लोर करो, और अपने आप धीरे धीरे उसको एज अ करियर भी लेके जा सकते हो। टीचिंग बहुत बहुत अच्छा करियर है, बहुत फुलफिलिंग करियर है। जो प्यार बच्चों से मिलता है ना, वो अनमैचेबल है। कोई पेमेंट नहीं दे सकता, कोई पैकेज नहीं दे सकता आपको प्यार। तो आई कैन सी दैट इन 15th ईयर आज मुझे एक दिन भी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत बोर हो गया अपने काम से। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड। तो टीचिंग आप अपना करियर पक्का दे सकते हो। हाँ, अब तो यार पैसा भी बहुत है इस टीचिंग करियर में। जब आप IITs जैसे कोचिंग में पढ़ाते हो तो वहाँ अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, आपको पता है आजकल। सो सच में टीचिंग के इसमें स्कोप है, बहुत स्कोप है अब तो यू कैन बी अ टीचर। पहले सोचते नहीं थे कोई टीचिंग को करियर ले सकता हूँ, अब तो LN फिजिक्स वाला ये सब इतने आ गए, और कितना अनअकैडमी बहुत कुछ देते हैं। सो अभी क्वेश्चन से MHTCT दोगे, अभी अपकमिंग CT एग्जाम देने वाले 2025 की। सो जो भी स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कि या फिर कोई स्ट्रेटेजी आप देना चाहोगे उनके लिए कि आपको अभी से कैसी पढ़ाई करनी है? सो MHTCT के लिए ड्रॉपर हो या पहली बार पढ़ाई कर रहा हो, दोनों बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल बहुत बहुत बढ़ गया है। इस बार 99.96, यार ये कोई परसेंटाइल होता है? CAP का लास्ट स्टूडेंट कंप्यूटर का 99.96, और सेम फॉर VJTI है। मतलब उनका स्टेट रैंक 101 था यार। मतलब आप ही बताओ कि कंपटीशन खतरनाक बढ़ गया है, तो पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। तो अगर आप कंप्यूटर IT इस तरह की ब्रांचेस में चाहते हो तो आप 95 पे भी बहुत मुश्किल है कुछ मिलना। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है 12th में, और यहाँ वहां भटकने का कोई चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। अगर आपके ड्रीम है ऐसे कॉलेजेस, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, मेरे ख्याल से वो आपके टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स बताते होंगे, राइट। हम भी बताते हैं जब हमारी जीटा बैच है MST CT के लिए, उसमें कनेक्ट सेशंस वगैरह रखकर कि नोट्स पढ़ने हैं, हमारे क्लास के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने ये बुक भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, नहीं, एक ही बुक पढ़ो, 3 बार कर लो लगे तो उसे, और PYQs करो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना जरूरी है, क्लास में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होना जरूरी है। तो आपके MST CT का भी कोई कोर्स है? यस, और MST CT जो है ना वो थोड़ा JEE लेवल चला गया है, तो यहाँ पे मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है बड़ा काम आता है, मुझे लगता है। ये 14 साल से JEE मेंस पढ़ा रहा हूँ, तो JEE मेंस के सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो JEE मेंस के एज इट इज पूछ रहे हैं, तो वो कौन से कुछ क्वेश्चंस है वो हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज ए टीचर। तो यस, मेरा कोर्स है जीटा का, जहाँ पे मैं मैथ्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स लॉन्च किए हमने इस बार गणित को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की। अभी तक सिर्फ मैथ्स था, अब सारे सब्जेक्ट्स भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो केमिस्ट्री की एक अच्छी फैकल्टी मुझे मिली, और वो भी यहाँ पे अब मेरे साथ है। तो हम लोग वहाँ पे JEE मेंस लेवल तक जो क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं, और काफी मचाया बच्चों ने लास्ट ईयर के हमारे बैच से। देखा है मैंने आपके रिव्यूज, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे रिव्यूज लगाते हो, फिर जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पे आप रिव्यूज में देखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट के आपको मैसेजेस आते हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता है। बस यही मतलब कह रहा हूँ ना, भगवान की कृपा कहो कि ये इतना सारे बच्चों का इतना अच्छा प्यार हमें मिलता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो अभी गणित अंक के ऐप और चैनल को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या फ्यूचर गोल्स है, आप क्या और एक्स्ट्रा बड़ा क्या करना चाहते हैं? बेसिकली गणित अंक को मैं वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, राइट। एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर आता है 11th 12th में, तो उसको जो चीजें चाहिए वो हमारे पास हो, धीरे धीरे आएगा ये सब। फिर वही बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आ जाता है, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स थोड़े अच्छे से, प्यार से, बहुत क्वालिटी के साथ। फिर वही बच्चा जब सेकेंड ईयर जा रहा है, तो आई जस्ट वांट टू डेवलप अ इकोसिस्टम अराउंड हियर, कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे यहाँ पे देना है, यही मेरा एम रहेगा। स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन, जो भी अभी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, या फिर कोई मतलब सारे स्टूडेंट्स को उनके लाइफ के बारे में सजेशन, या फिर कोई आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ एग्जांपल देना हो तो वो कुछ? डेफिनेटली कुछ तो है। 2-3 बातें जो मुझे कहना है। सबसे पहले मुझे लगता है यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कोई एग्जाम आपका अच्छा जाता है, कोई नहीं जाता, किसी में आप बहुत अच्छा करते हो, किसी में आप अच्छा नहीं करते हो, बट एक चीज याद रखनी है कि दिस इज नॉट द एंड, एक्चुअली दिस विल बी बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, राइट। तो ऐसा मत समझना यार कि CET में अच्छा नहीं किया, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो मेरा सब खत्म हो गया। अरे भाई, यहाँ से बहुत कुछ है करने के लिए। देयर विल बी ऑलवेज बी अ टाइम जो आपके लिए चीजें सही कर देगा, तो बस आपको करते रहना है, राइट। तो फर्स्ट थिंग यही है कि यार कोई भी चीज को आप ऐसा मत समझो कि यार खत्म हो गया मेरा, नई चीज शुरुआत करने की कोशिश करो वहां से। अब्दुल कलाम ने एक बात कही है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो बात यह कि सबको चमकना है, लेकिन काम बहुत कम लोगों को करना है। तो मेरे सारे बच्चों को एक सजेशन रहेगा कि देखो, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज जब करते हो, 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, आपको पता है ना कि हैरी पॉटर जिसने बनाई है, JK रॉलिंग, उसको जब उसे पब्लिश करनी थी बुक, तो 101 बार उसे ना कहा गया, और 102 बार सेकेंड टाइम उसकी बुक पब्लिश हुई है, और आज वो कितनी बड़ी बुक बनी है। तो द थिंग इज परसिवरेंस आपको रखना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, पक्के से आपको सक्सेस आपके लाइफ का मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। यार ठीक है, मेरे को लगता है ना, थोड़ा कम अच्छा इंजीनियर बनेगा चलेगा, थोड़ा कम अच्छा जो भी है, और कुछ कम रहे तो चल जाएगा, मार्क्स कम रहेंगे, रहेगा वो रहेगा, बट एक इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ यार, बच्चों में ना ग्रेटिट्यूड नाम की चीजें नहीं है। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, कभी आप थैंक्स नहीं बोलते। किसी ने आपको एक चीज कुछ खराब कर दी, गालियां देना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है सब गलत है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा एजुकेशन में आने का, क्योंकि ये सब मुझे लगता है एजुकेशन से थोड़ा सुधर सकता है। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहो, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी चिढ़ना, अपने भाई बहनों पे ठीक से नहीं रहना, या दोस्तों के हमेशा ठीक नहीं रहना, तो ये आप नहीं करना है। आपको बस एक अच्छा इंसान बन के, अच्छी सोसाइटी आसपास हो, एक अच्छा मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए आसपास, दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। एंड थर्ड, कभी भी याद रखना कि आने वाला पल जाने वाला है, सिंपल सी बात है। चाहे आप बहुत खुश हो, तब भी वो आने वाला पल जाने वाला है। तो बहुत खुशी खुशी में किसी को 4 बातें बता दी, वो भी गलत है, या बहुत दुखी हो, कोई बात नहीं, आने वाला पल जाने वाला है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, मैं हमेशा खुद को कहते रहता हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो आप भी ये चीज याद रखना। और MSD धोनी की तरह यार, मेरा तो भाई आइकॉन, मतलब मेरा जो एक रहता ना कि कोई एक आपका जो जिसको आप हमेशा फॉलो कर रहे होते हो, हाँ, रोल मॉडल, तो MSD जीतता है तो वही रिएक्शंस, हारता है तो वही रिएक्शंस। क्या मस्त है, और क्या चाहिए, इतनी स्टेबल लाइफ। तो IPL में किसको सपोर्ट करते हैं? ऑफ कोर्स CSK, मुंबई सभी है, राजस्थान। तो अभी मेरे जो वीडियोस है वो बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, तो पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? पेरेंट्स के लिए मेरे थॉट्स नहीं रहेंगे कि बच्चे भी अब थोड़ा ना
हमसे ज्यादा जानते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पेरेंट्स को बहुत बार क्या होता है, बच्चा बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, पेरेंट्स नहीं ये मत कर, क्योंकि वो अपने किसी से सुना हुआ होता है कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है। तो बच्चे आजकल बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद से, तो मुझे लगता है आप भी साथ साथ एक्सप्लोर कर लो ना उनके साथ में बैठ के, पूछो तो सही क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सीधा अपना आंसर क्यों थोपना है उन पर, राइट? क्योंकि आजकल ना कोई भी इस माइंडसेट में नहीं कि ये बोलेगा मैं यही कर लूंगा। बैठिए, डायलॉग करिए, बात करिए, कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों में भी कम हो चुका है, तो वो आप इंप्रूव करिए और उसके बाद फिर मिलकर डिसीजन लीजिए। कभी उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने बताया इसलिए वो कर रहा है। ये पेरेंट्स को मेरा यही रहेगा। बहुत अच्छे बच्चे यार हमारे, है ना, बस साथ में लेके हाथ में हाथ पकड़ के चलना है, और क्या। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी आपसे नॉलेज मिली हमें, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और सर की गणित अंक चैनल को आप जरूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गणित अंक के ऐप को भी आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर भी है। यस, तो दोनों ऐप स्टोर पे आ जाएगा अभी, आ जाएगा। सो प्ले स्टोर पे भी अभी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके सब चेकआउट कर सकते हो कि जो भी कोर्सेज है जो आप खुद से आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, सो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बस मैं कहूंगा कि आप एक बार गणितन की फैमिली के साथ जुड़ेंगे तो आप हमेशा जुड़े रहेंगे, इतना हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और ट्रस्ट वर्दी रहेंगे। थैंक यू। यस, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि आप ब्लाइंडली गणितन सर के ऊपर ट्रस्ट करो। सो आई होप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। सो दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ। कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ? आय नो की ही व्हिडिओ थोडीशी हिंदी मराठी मॅशअप झाली आहे, कारण की सरांना जरा हिंदी सोबत कम्फर्टेबल होतं, सो मी हिंदी जरा कंटिन्यू केलं सरांसोबत। आय नो भरपूर माझे मराठी ऑडियन्स आहे, बट काय नाही तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्याल, मला सर्व माहिती आहे। सो दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ। कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ? आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तो बाय, सी या अँड बाय।